हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा खूब सारा मेहनत। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अगर आप रिवीजन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू साथ के साथ लगाते हैं, तो आपकी आर्ट एंड कल्चर की बेजोड़ तैयारी हो जाएगी। सिमिलरली इकॉनमी पढ़िए, इकॉनमी के एमसीक्यूज लगाइए, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के एमसीक्यूज लगाइए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स। तो दोस्तों, यही सेशन है हमारा, और अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंडियन लिटरेचर फेयर्स एंड फेस्टिवल। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी रिलेवेंट कंटेंट है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, in the context of Buddhist literature, consider the following statements regarding the Buddhist literature. Alright, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के रिस्पेक्ट में हमसे कहा जा रहा है कि ललित विस्तार इज ए संस्कृत टेक्स्ट डीलिंग विथ महायान बुद्धिज्म। तो दोस्तों, आपको पता है कि महायान और हीनयान क्या है। पहले तो ये आपको समझना है कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। तो ये बुद्धिज्म के दो स्कूल हैं, ठीक है। और हीनयान हो गया आपका ओल्ड स्कूल, जो एकदम गौतम बुद्ध के जो ओरिजिनल विचार थे वो हीनयान के अंतर्गत आते हैं, और उन विचारों में जो चेंजेज आता है वो महायान के अंतर्गत में आता है, ठीक है, न्यू स्कूल। इनफैक्ट हीनयान को बोला जाता है द लेसर व्हीकल, और महायान को बोला जाता है द ग्रेटर व्हीकल, यानी निर्वाण प्राप्त करने का ये बड़ा यान है और ये छोटा यान है, ठीक है। और दोस्तों, ओल्ड स्कूल में जो गौतम बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स वगैरह थी वो फॉलो की जाती थी। इसके लिए जो लैंग्वेज था वो मेनली पाली था, और ये लैंग्वेज बाद में चेंज हो गया महायान स्कूल में, मेनली ये हो गया संस्कृत लैंग्वेज। तो यस, ललित विस्तार जो है एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा है, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा है उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन है ललित विस्तार, ठीक है। ललित विस्तार अश्वघोष के द्वारा लिखे गए बुद्ध चरित्र का ही एक एक्सटेंशन है इन महायान बुद्धिज्म। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, महावस्तु कंटेन्स जातक टेल्स एंड इज रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेजेज, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो महावस्तु है वो हीनयान से रिलेटेड है। महावस्तु हीनयान से रिलेटेड है, हालांकि ये भी संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक ऐसे ना फिक्स नहीं है कि हीनयान का सारा टेक्स्ट पाली ही है या महायान का सारा टेक्स्ट संस्कृत है, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, ठीक है। जनरल ट्रेंड बताया जाता है कि हीनयान को पाली में लिखा गया है, मतलब हीनयान बुद्धिज्म के मेनली टेक्स्ट आपके पाली में है, और महायान के टेक्स्ट मेनली आपके इसमें है, आपके संस्कृत में है। बट ये जो महावस्तु जो टेक्स्ट है ये एक तो हीनयान से रिलेटेड है, और यस इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ऑल्सो अदर लैंग्वेज। इसमें संस्कृत भी है और पाली भी है, प्राकृत भी है, ठीक है। तो महावस्तु में जातक टेल्स है संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, और ये हीनयान से रिलेटेड है। ललित विस्तार संस्कृत टेक्स्ट है जो कि महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। प्लीज रिमेंबर, ललित विस्तार संस्कृत टेक्स्ट है, महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दूसरा बात याद करिए, महावस्तु संस्कृत, पाली, प्राकृत सब में है, और ये हीनयान से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ उनके ऑथर्स के नेम हैं, ठीक है। आपको मैच करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है कि नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि ने लिखा है, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। और कथा सरित सागर को दोस्तों सोमदेव ने लिखा है, ठीक है। कथा सरित सागर को सोमदेव ने लिखा है, और ये ग्रंथ लिखी गई है कश्मीर में। आपको बताना है कि कश्मीर की ही एक और संस्कृत टेक्स्ट जिसको कि कल्हण ने लिखा है, कल्हण ने लिखा है, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो एनीवेज, तो दूसरा जो कथा सरित सागर इज रिटन बाय सोमदेव इन संस्कृत लैंग्वेज इन कश्मीर, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखिए दोस्तों, ये चौथा देखिए, सॉरी, मादालासा चरित जो है, ठीक है, मादालासा
चरित दोस्तों ये बोल रहा है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, बट ये गलत है। ये लिखी गई है आपका कृष्णदेव राय के द्वारा। मादलासा चरित्र जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे गए हैं। और कृष्णदेव राय ने हालांकि बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने तेलुगु में लिखे हैं, लेकिन ये जो मादलासा चरित्र है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई संस्कृत टेक्स्ट है। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई संस्कृत टेक्स्ट है आपकी मादलासा चरित्र। ठीक है, मादलासा चरित्र कृष्णदेव राय संस्कृत। तो तीसरा गलत है, ये चौथा गलत है, मादलासा चरित्र कृष्णदेव राय संस्कृत। फिर आ जाइए हितोपदेश। देखिए इसमें मुझे भी हमेशा कन्फ्यूजन होता था। हितोपदेश विष्णु शर्मा ने नहीं लिखी है दोस्तों, हितोपदेश लिखी है नारायण पंडित ने। विष्णु शर्मा ने एक बुक लिखी है पंचतंत्र। और एक बात बोलूँ, मैंने दोनों बुक पढ़ी है, दोनों बुक में सेम ही कहानी है। ठीक है, दोनों बुक में सेम ही कहानी है, लेकिन पंचतंत्र को पुराना बुक माना जाता है और हितोपदेश को नया बुक माना जाता है, मतलब बाद का बुक है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, लगभग उन्हीं आइडियाज पर बेस्ड आचार्य नारायण पंडित जी ने हितोपदेश लिखी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। हितोपदेश को विष्णु शर्मा ने नहीं लिखा है, हितोपदेश को नारायण पंडित ने लिखा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, तो याद करिए विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ठीक है, नारायण पंडित हितोपदेश, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, सोमदेव कथासरित सागर, कृष्णदेव राय मादलासा चरित्र। ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। देखिए क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द महाकाव्याज। महाकाव्य में मेनली आपके ये रामायण एंड महाभारत की बात कर रहा है। महाकाव्य सिर्फ रामायण और महाभारत नहीं है, ये क्वेश्चन में रामायण और महाभारत छूटा हुआ है। ठीक है, एनीवेज देखिए यहाँ पर महाकाव्य, रामायण एंड महाभारत, ये होगा क्वेश्चन। आगे पढ़िए। तो दे हैव बीन कंपोज्ड एज ए पार्ट ऑफ क्लासिकल संस्कृत। यस, क्लासिकल संस्कृत जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ संस्कृत है दोस्तों। इसके पहले जो संस्कृत था वो था ओल्ड फॉर्म ऑफ संस्कृत, जिसको कि वैदिक संस्कृत बोलते थे। और वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया है आपका? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर वेदांग वगैरह आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन रामायण और महाभारत जो है वो क्लासिकल संस्कृत की एक तरीके से बिगिनिंग मानी जाती है। रामायण को बोला जाता है आदि काव्य, रामायण को बोला जाता है आदि काव्य। और जो वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण को लिखा है उनको बोला जाता है आदि कवि। देखिए एक संस्कृत में श्लोक है, उसके बारे में कहा गया है, वो श्लोक ऐसा है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह। ठीक है, यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। यानी जब, 1 मिनट बस लूँगा आपका, सॉरी दोस्तों। जब वाल्मीकि को दिखाई देता है कि एक निषाद ने, एक शिकारी ने, क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा रहता है दोस्तों, वो एक तरीके से प्यार कर रहा होता है। ठीक है, क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो होता है वो प्यार कर रहा होता है। तो जो फीमेल पक्षी रहती है उसको ये शिकारी मार देता है, और जो मेल पक्षी होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और उसकी इस पीड़ा को देखने के बाद वाल्मीकि के मुख से सहज ही, अपने आप ही ये शब्द निकल जाता है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। कि जाओ निषाद, तुमको अब कभी भी प्रतिष्ठा ख्याति नाम नहीं मिलेगा, हमेशा तुमको लोग बेइज्जती के नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े जो कि एक तरीके से काम में लीन थे, मतलब प्यार में, रोमांस में लीन थे, उनमें से जो तुमने किस एक को मार दिया। अगर मारना ही था तो दोनों को मार देते, लेकिन जो तुमने एक को मार करके दूसरे को तड़पता हुआ छोड़ दिया, इस पाप का तुमको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। और ये दोस्तों ये बहुत ही पोएटिक तरीके से उनके इमोशंस निकले थे। तो वाल्मीकि परेशान हो गए कि इतने पोएटिक एक्सप्रेशंस मेरे कैसे निकले, मतलब ये चीज़ आखिर कैसे हो गई, ये बात मैंने सिंपल तरीके से क्यों नहीं बोली, ये पोएटिक अंदाज में मैंने क्यों बोली, ये इमोशंस क्यों बोली, ये पावर कहाँ से है। तब नारद मुनि आकर के वाल्मीकि को ये बताते हैं कि ये आपको ये जो पावर मिला है, ये एक जो एडिशनल टैलेंट मिला है, अचानक से आपने डिस्कवर किया है, ये एडिशनल टैलेंट आपको मिला है श्री राम की कहानी लिखने हेतु, इसीलिए फिर वो आगे चल के रामायण लिखते हैं।
तो सबसे पहला जो काव्य शब्द है, काव्य है दोस्तों, काव्यात्मक रचना है, वो वही है जो मैंने आपको बोला कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। ठीक है, और उसी टैलेंट को यूज करके वाल्मीकि जो रामायण लिखते हैं तो इसको आदि काव्य बोला जाता है, यानी पहला काव्य, और वाल्मीकि कहलाते हैं आदि कवि, यानी कि पहले कवि, फर्स्ट पोएट। तो यही है दोस्तों, दे हैव बीन कंपोज्ड एज ए पार्ट ऑफ क्लासिकल संस्कृत। तो यस, रामायण महाभारत क्लासिकल संस्कृत के कंपोजिशन है। दूसरा देखिए, दे आर बिलीव्ड टू बी बिलोंगिंग टू द द्वापर युग एंड द त्रेता युग। तो आपको पता है कि ये जो रामायण महाभारत जो है ये आपके द्वापर और त्रेता युग की कहानी है। तो दूसरा भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, द टू टेक्स्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड विथ ईच एंड हैव नो मेंशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन अदर। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। कैसे बताऊं गलत है? ए और बी तो बिल्कुल सही है, सी गलत है, क्योंकि महाभारत में भी रामायण के कुछ मेंशन मिलता है और रामायण में भी महाभारत का कुछ मेंशन मिलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कर्ण और अर्जुन की जब लड़ाई हो रही होती है तो अर्जुन जब तीर चलाते हैं तो कर्ण का रथ जो जाता है वो 3 पहिया पीछे जाता है, लेकिन कर्ण जब रथ ये चलाते हैं, तीर चलाते हैं, तो अर्जुन का जो पहिया होता है वो थोड़ा ही सा, एक बिता ऐसा ही 4 उंगली पीछे जाता है। ठीक है, तो अर्जुन को घमंड हो जाता है कि भाई मेरा तो पहिया बहुत कम ही पीछे जा रहा है, यानी कि मेरे में तो बहुत बल है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है बेटा, ये तुम्हारा पावर नहीं है। एक तो इस रथ में हम बैठे हुए हैं, एक तो इस रथ में हम बैठे हुए हैं, और ऊपर से जो तुम्हारी ध्वजा है, इस रथ की जो ध्वजा है उसमें हनुमान बैठे हुए हैं, उसमें हनुमान बैठे हुए हैं। तो जब मेरे होते हुए और हनुमान के होते हुए और तुम्हारे होते हुए अगर कर्ण इसको 4 उंगली भी हिला पा रहा है तो कर्ण जो है वो महायोद्धा है। ठीक है, और तुम अकेले कर्ण के रथ को अगर तुम 2-3 पहिया भी पीछे ढकेल पा रहे हो तो तुम उतने भी बड़े योद्धा मतलब नहीं हो। तो मतलब घमंड मत करो, इस तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि इस महाभारत में हनुमान का मेंशन है, और हनुमान कहाँ के कैरेक्टर हैं, रामायण के कैरेक्टर हैं। तो दोनों जो ग्रंथ हैं वो दोनों एक दूसरे से डिसोसिएटेड नहीं है दोस्तों, मतलब एक दूसरे का मेंशन है उसमें। तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। डी देखिए, वाइल रामायण इज रेफर्ड टू एज आदि काव्य, महाभारत वाज रेफर्ड टू एज जया। यस, रामायण को आदि काव्य बोलते थे और जो महाभारत है उसको दोस्तों उसको जया बोलते थे। ठीक है, उसको जया बोलते थे। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन सी है, तो सी ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। तो उत्तर रामचरित वाज ए तमिल कंटेम्प्रेरी ऑफ द रामायण। तो उत्तर रामचरित जो दोस्तों तमिल राइटिंग नहीं है, ये भी आपकी संस्कृत राइटिंग ही है, और ये रामायण के कंटेम्प्रेरी भी नहीं है, रामायण के काफ़ी बाद इसको भवभूति ने लिखा है, भवभूति ने लिखा है। देखिए रामायण में क्या होता है ना, अंत में सीता और राम बिछुड़ जाते हैं, जिससे जो है जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उनके मन में एक तरीके से क्या होता है ना, असंतुष्टि फैल जाती है। तो उसी असंतुष्टि को दूर करने के लिए जो भवभूति ने इस ग्रंथ के एंड में, रामायण के एंड में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिसके तहत राम और सीता का मिलन हो जाता है। ठीक है, तो यही है भवभूति की रचना उत्तर रामचरित, ये संस्कृत में है ना कि तमिल में है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, द मेंशन ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ होली इज फाउंड इन रत्नावली। तो यस दोस्तों, रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? रत्नावली लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। ठीक है, और इसने 3 बुक्स लिखी हैं दोस्तों, 3 संस्कृत टेक्स्ट लिखी है, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, यह भी अभी के अभी याद कर लीजिए प्लीज। रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका आर 3 संस्कृत टेक्स्ट रिटेन बाय हर्षवर्धन। फिर से बोलिए, रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका आर 3 संस्कृत टेक्स्ट रिटेन बाय हर्षवर्धन। और एक बात ध्यान रहे कि जो होली का पहला मेंशन मिलता है दोस्तों वो रत्नावली में ही मिलता है। रत्नावली एक नाटिका है, नाटक होता है थोड़ा बड़ा, छोटा सा नाटक है रत्नावली। ठीक है, तो ये आपको मिलता है रत्नावली में ही मिलता है आपको होली की का पहला मेंशन। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपको कभी मन हो, ठीक है, तो यूट्यूब पर आप जाइएगा, सर्वज्ञ भूषण भट्ट एक संस्कृत के टीचर हैं, तो उनका गाना लिखिएगा
संस्कृत को पढ़ना खेल प्रिय, तेरा मेरा हो मेल प्रिय। बहुत अच्छा गाना उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो उसी में वो एक लाइन बोलते हैं कि उदयन की रानी कुपित हुई तो रत्नावली को जेल प्रिय, संस्कृत को पढ़ना खेल प्रिय, तेरा मेरा हो मेल प्रिय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो खैर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसको देखिए। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु नहीं, तमिल लिटरेचर। पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। दूसरा देखिए, एट्टू टोकई इज द अरेंजमेंट ऑफ संगम लिटरेचर इन 8 एंथोलॉजीज। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो संगम लिटरेचर है इसका 8 एंथोलॉजीज में इसको बांटा गया है, जिसको बोला जाता है एट्टू टोकई। ठीक है। और इसके बाद फिर इसको बांटा गया है दोस्तों 18 लोअर कलेक्शंस में। 18 लोअर कलेक्शंस में जिसको बोला जाता है पातीनेनकुल कनक्कू। पातीनेनकुल कनक्कू। तो 18 लोअर कलेक्शंस को बोला जाएगा पातीनेनकुल कनक्कू। पातीनेनकुल कनक्कू। और फिर जो दूसरा है दोस्तों वो है आपका पट्टू पट्टू, यानी 10 सॉन्ग्स हैं, 10 सॉन्ग्स हैं जिसको बोला जाएगा पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू। तो प्लीज आप ऐसे याद रख लीजिए, संगम लिटरेचर को 8 एंथोलॉजीज में बांटा गया है जिसको बोला जाता है एट्टू टोकई। एट्टू टोकई संगम लिटरेचर बांटा गया 8 एंथोलॉजीज में जिसको बोला जाएगा एट्टू टोकई। फिर ये जो 8 एंथोलॉजीज है उसको बांटा जाएगा 18 लोअर कलेक्शंस में जिसको बोला जाता है पट्टीनेनकुल कनक्कू। पट्टीनेनकुल कनक्कू। 18 लोअर कलेक्शंस पट्टीनेनकुल कनक्कू। बोलिए 18 लोअर कलेक्शंस पट्टीनेनकुल कनक्कू। प्लीज बोलिएगा छोटे बच्चों के जैसे, सर मत करिए। फिर देखिए 10 सॉन्ग्स को बोलिए पट्टू पट्टू। 10 सॉन्ग्स पट्टू पट्टू। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तीसरा देखिए, दे वेर मेनली कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड ड्यूरिंग 300 BC एंड 300 AD। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? करेक्ट है दोस्तों। जो संगम लिटरेचर है उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। संगम लिटरेचर के 2 पार्ट हैं। एक को बोला जाता अहम या फिर अगम। ये है आपका इनर फील्ड। इनर फील्ड में होगा दोस्तों प्यार की बात, लव, सेक्स की बात, ठीक है, काम, इन सब की बात होगी। अहम यानी अगम यानी इनर फील्ड में, ठीक है। फिर है एक दोस्तों आउटर फील्ड। आउटर फील्ड जिसको बोला जाएगा पुरम। पुरम यानी आउटर फील्ड। इसमें किस चीज़ की बात होगी दोस्तों? सोशल लाइफ या एथिक्स, वेलर, बहादुरी, कस्टम्स, इन सभी चीज़ों की बात होगी पूरम यानी आउटर फील्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। अहम इनर फील्ड है जिसमें लव है, सेक्स है, ठीक है। और पूरम है आउटर फील्ड जिसमें धोखा है। आपने वो शायद मूवी देखी है कि नहीं पता नहीं। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं दोस्तों, विथ रेफरेंस टू सागा दावा। तो सागा दावा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, ठीक है। तो सागा दावा दोस्तों फुल मून डे पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये तिब्बतन कम्युनिटी में सेलिब्रेट किया जाने वाला बुद्धिस्ट फेस्टिवल है दोस्तों। बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ऐसा माना जाता है ना कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनको एनलाइटेनमेंट भी इसी दिन मिला था और उनका डेथ भी इसी दिन हुआ था कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा से कह लीजिए, लेकिन इसको तिब्बतन बुद्धिज्म में इसको सागा दावा बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ, एनलाइटेनमेंट एंड डेथ ऑफ द बुद्धा। बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये तो गलत है दोस्तों। सागा दावा कहाँ का फेस्टिवल होगा? बेसिकली तिब्बतन बुद्धिज्म का फेस्टिवल है, तो इंडिया में थोड़ा बहुत ये पाया भी जाएगा। तो आपका कहाँ? सिक्किम वगैरह में पाया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा तो स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। तो 6th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। आइए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू संस्कृत लिटरेचर ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड ये पेयर्स हैं। आपको बताना है कि क्या कुमार संभव को कालिदास ने लिखा है? तो यस। देखिए कालिदास ने ना
3 बुक लिखी है जिसको बोला जाता है लघु त्रयी। लघु त्रयी। कालिदास की जो पत्नी होती है दोस्तों विद्योत्मा, वो कालिदास को गुस्सा करके भगा देती है क्योंकि वो कालिदास को मूर्ख समझती है। ठीक है, इसकी कहानी है। तो जब कालिदास को वो मूर्ख समझ करके भगा देती है तो कालिदास जो है वो रोते गिड़गिड़ाते आते हैं अपनी पत्नी के पास। विद्योत्मा बोलती है कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, कि एक तो तुम मूर्ख हो, अब क्या खास बात रह गई तुमसे, मैं क्यों बात करूं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड जो है अस्ति, कश्चिद और वाग, क्योंकि ये 3 ही शब्द बोलती है उसकी पत्नी, कालिदास की पत्नी, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। तो ये तीनों शब्दों से कालिदास ने एक एक ग्रंथ की रचना कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अस्ति शब्द से शुरुआत होती है इस ग्रंथ की, कुमार संभव की। ठीक है, तो पहला जो श्लोक है कुमार संभव का वो ऐसे है दोस्तों, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वात् परो तोय निधि वगाह्य। ठीक है, स्थितम पृथिव्या इव मानदंडः। ठीक है, तो ये अस्ति शब्द से शुरुआत होती है कुमार संभव की, और इसको किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। और कश्चिद शब्द से शुरुआत होती है दोस्तों मेघदूत की। मेघदूत की, उसको भी किसने लिखा है, कालिदास ने ही लिखा है। इसका शुरुआत ऐसे होता है कि कश्चिद कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः। और वाग शब्द से दोस्तों शुरुआत होती है आपके तीसरे ग्रंथ रघुवंशम की, इसको भी किसने लिखा है, कालिदास ने ही लिखा है। ठीक है, ऐसा इसका शुरुआत होता है वाग शब्द का कि वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, जहां आज के डेट में गाना बनता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये कितना गंदा गाना है कि अगर कोई आपसे प्यार नहीं करना चाहता तो आप उससे रिवेंज क्या ले रहे हैं। आप अपने आप का प्रोग्रेस पर, अपने प्रोग्रेस पर फोकस करिए। ठीक है, अगर आप रिवेंज के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले माने एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जो है आप प्यार के योग्य ही नहीं थे। ठीक है, प्यार वो चीज़ है जो अगर मिल जाए तो भी दोनों का भला करे, और बिछुड़ जाए तो भी दोनों के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, और प्लस क्या हो, दोनों का उससे पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये ग्रोथ किसने दिखाया दोस्तों, कालिदास ने दिखाया 3 महाग्रंथों की रचना करके। तो यस, कुमार संभव को किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। दूसरा दोस्तों किरातार्जुनियम, इसको लिखा है भारवी ने। यस, किरातार्जुनियम को भारवी ने लिखा है। ठीक है, ये राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, फिर मुद्रा राक्षस, इसको विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है दोस्तों, विशाख दत्त ने लिखा है। इसमें कहानी उसकी है दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरीके से जो नंद वंश का आखिरी राजा रहता है ना, तो उसका एक लॉयल रहता है मंत्री, जिसको बोला जाता है राक्षस अमात्य। वो राक्षस अमात्य जो है वो नंद वंश के रूलर का लॉयल रहता है, वफादार होता है। लेकिन राक्षस अमात्य के हेल्प के बिना जो चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता जो है स्थापित नहीं हो सकती है। इसीलिए जो चाणक्य हैं वो अलग अलग चाल वगैरह चल करके इस राक्षस अमात्य को चंद्रगुप्त मौर्य के वफादार बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसी की कहानी है मुद्रा राक्षस। और इसी तरीके से दोस्तों जो मृच्छकटिकम है ये शूद्रक ने लिखी है। तो ये चारों यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं। ये ग्रंथ और उनके ऑथर्स के नाम आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत कहानी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। तो 7th का डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पर देखिए अभिधम्म पिटक है, यहाँ सुत्त पिटक है और यहाँ विनय पिटक है। इससे पहले कि ये पढ़ें पहले ही बता देता हूँ कि विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में है दोस्तों डिसिप्लिन की बात की गई है। विनय एक वो है ना कि विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम सकोप तब कि भय बिन होए न प्रीति। जब राम सागर के पास 3 दिन तक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाने का रास्ता दो, तो सागर उनको जाने का रास्ता नहीं देता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उठाते हैं वैसे ही फिर वो बताता है कि नल और नील अगर पत्थर पर श्री राम लिख करके जल में डालेंगे तो वो पत्थर तैरने लगेगा। तो यही है विनय। विनय यानी डिसिप्लिन में अपने एक तरीके से तौर तरीके से रहना। तो विनय डिसिप्लिन इसकी बात होती है विनय पिटक में। फिर दोस्तों जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स एंड स्पीचेस हैं, डायलॉग्स एंड स्पीचेस हैं सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक को बहुत बाद में कंपाइल किया गया है। इसमें मेटाफिजिकल आइडियाज़ हैं, मेटाफिजिक्स वगैरह है, मेटाफिजिक्स। ठीक है, फिर फिलॉसफी है इसमें। चलिए
तो अब आज ये अभिधम्म पिटक कंटेन्स डायलॉग एंड स्पीचेज ऑफ बुद्धा, गलत। डायलॉग्स एंड स्पीचेज किसमें, सुत्त पिटक में। फिर देखिए सुत्त पिटक कंसंट्रेट्स ऑन फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स, गलत। फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स अभिधम्म पिटक में। फिर देखिए विनय पिटक कवर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच शुड बी फॉलोड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, सही बात है। विनय पिटक डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग लोकल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो जो लोकल फेस्टिवल्स हैं उनसे उनके से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, उनको देखते हैं हम लोग। कि वंगाला फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो मेघालय से रिलेटेड है। तो यस दोस्तों, जो वंगाला फेस्टिवल है, मेघालय में आपको पता है 3 ट्राइब्स होती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो मेघालय की जो गारो ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड ये फेस्टिवल है दोस्तों, वंगाला फेस्टिवल, ठीक है। तो वंगाला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द गारो ट्राइब्स ऑफ मेघालय, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए सूरजकुंड जो फेस्टिवल है ये हरियाणा का क्राफ्ट फेयर है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सूरजकुंड फेस्टिवल क्या है, हरियाणा का क्राफ्ट फेयर है। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागाओं का फेस्टिवल है, मणिपुर नहीं नागालैंड में, ठीक है, मणिपुर नहीं नागालैंड में। और दोस्तों जो सागा दावा है, ये मैंने क्या बोला था कि ये तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इंडिया में इसको कहाँ मनाया जाएगा, सिक्किम में, ना कि नागालैंड में। सागा दावा सिक्किम, सागा दावा सिक्किम, सिक्किम और तिब्बत वैसे हो जाएगा। तो 9th में कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेदाराम जातरा, ठीक है। जनरली जब जातरा टर्म हम लोग सुनते हैं तो उसको हम लोग मार देते हैं उड़ीसा, जातरा, ठीक है, उसको उड़ीसा मार देते हैं। लेकिन ये जो मेदाराम जातरा है दोस्तों, ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, तेलंगाना का ट्राइबल फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो मेदाराम जात्रा इज सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब, गलत। मेदाराम जो मेदाराम जात्रा फेस्टिवल है ये तेलंगाना की कोया ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तेलंगाना की कोया ट्राइब, ठीक है। दूसरा देखिए मेदाराम जात्रा इज कंडक्टेड इन ऑनर ऑफ द गॉडेस सम्मक्खा एंड सरलम्मा, बिल्कुल दोस्तों। जो सम्मक्खा है ये एक ट्राइबल लड़की रहती है, छोटी बच्ची रहती है, और ये एक इन्वेलप में पाई जाती है, और देखा यह जाता है कि वहाँ पर ये कई सारे शेरों के साथ खेल रही होती है, ठीक है। तो जो ट्राइबल्स जो इसको देखते हैं वो फिर इसकी पूजा करने लगते हैं, तो इस तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है। और जो सरलम्मा है दोस्तों वो सम्मक्खा की ही बेटी है, और जो मेदाराम जात्रा फेस्टिवल है वो ये गॉडेस सम्मक्खा और सरलम्मा के ही ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुंभ मेला के बाद सबसे लार्जेस्ट फेयर जो है दोस्तों इंडिया में वो यही है, मेदाराम जात्रा ही है। सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है ये आपका फेयर है वो है कुंभ मेला, और कुंभ के बाद जो सबसे बड़ा फेयर है इंडिया में वो है मेदाराम जात्रा, मेदाराम जात्रा, एकदम याद रख लीजिए। मेदाराम जात्रा बहुत यूनिक टर्म है, कभी आया और लोगों को नहीं पता रहा, आपने आंसर मार दिया तो आप उन लोगों से एडवांटेज में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए इट इज सेलिब्रेटेड वंस एवरी 2 years इन द मंथ ऑफ माघ ऑन द फुल मून डे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है माघ महीने के पूर्णिमा को, ठीक है, फुल मून डे को, ठीक है। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू संगम लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो संगम लिटरेचर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहला देखिए तोल कप्पियम इज ए वर्क ऑन तमिल ग्रामर ऑफ अहम वॉर गवर्नमेंट एंड पूरम लव ओनली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, पहली बात तो क्या है, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया, अहम ये इनर फील्ड है, अहम क्या है, इनर फील्ड है, और इनर फील्ड में आता है लव, और पूरम जो है वो आउटर फील्ड है, उसमें आता है वॉर गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला तो गलत है। लेकिन हाँ तोलकप्पियम जो है वो तमिल ग्रामर के ऊपर ही बुक है, जो तोलकप्पियम है वो तमिल ग्रामर के ऊपर बुक है, और इसमें अहम पूरम और इसके अलावा भी चीज़ों पर बात की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। तोलकप्पियम इज ए वर्क ऑन तमिल ग्रामर, दैट इज करेक्ट। अहम इज इनर फील्ड,
पूरम इज आउटर फील्ड, तो अहम और पूरम की बात करता है तोलकप्पियम, उसके अलावा और भी चीज़ों की बात करता है, तो पहले तो ये अहम और पूरम को ही मिसमैच किया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, शिलापद्दिकरम वॉज रिटन बाय इलांगो अदिगाल एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पट्टिनी कल्ट। तो यस दोस्तों, जो ये पट्टिनी कल्ट है उसकी शुरुआत ये शिलापद्दिकरम से ही होती है, जिस और इसको लिखने वाले कौन है, इलांगो अदिगाल है, ठीक है। और ये आपका संगम लिटरेचर का एक तरीके से एपिक है, महाकाव्य है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसमें कहानी है ना, पहला गलत है दूसरा सही है। एक रहता है कोवलम, ठीक है, और कोवलम की पत्नी रहती कन्नगी, और कोवलम की एक ऐसे समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है माधवी के साथ। तो कोवलम कन्नगी को छोड़ करके माधवी के पीछे चला जाता है, ठीक है। और हालांकि इससे फिर इनकी बेटी वगैरह भी होती है, ठीक है। और उसके ऊपर एक और कहानी लिखी गई है मणि में कलई, ठीक है, जिसको सत्यनार ने लिखा है, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों, कन्नगी तो फिर इस मामले में पूरी तरीके से सिर्फ सफ़र ही तो करती है ना, तो इसी के लिए फिर कन्नगी कल्ट या फिर पत्तिनी कल्ट का शुरुआत होता है। तो कन्नगी कल्ट या पत्तनी कल्ट का शुरुआत होता है यहीं से, ये शिलापद्दिकरम से, क्योंकि कन्नगी सिर्फ सफ़र करती है। कोवलम तो क्या है, माधवी के साथ जा करके, मतलब माधवी और कोवलम तो हंसी खुशी जी रहे हैं, लेकिन कन्नगी तो दुखी हो रही है, तो इसीलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस पत्तिनी कल्ट या फिर कन्नगी कल्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो कन्नगी को बोला जाता है कि ये एक आइडियल वाइफ है, कि अपने पति की खुशी के लिए पति को ही जाने दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा किसी के लिए। खैर, मनी मेघालय वॉज रिटन बाय सत्यनार एंड इज ए सॉर्ट ऑफ जैन सप्लीमेंट टू द शिलापद्दिकरम। दोस्तों जो मनी मेघालय है वो सत्यनार के द्वारा लिखा गया है, और ये जैन सप्लीमेंट नहीं, ये बुद्धिस्ट सप्लीमेंट है, मतलब इसके आगे की कहानी में थोड़ा बुद्धिस्ट एडिशन दिखाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, सत्यनार के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, नन ऑफ द एबव का कोई मतलब ही नहीं है, बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 11th का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकायत फिलॉसफी। लोकायत फिलॉसफी को ही दोस्तों हम लोग चारवाक फिलॉसफी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बारहस्पत्य फिलॉसफी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब चारवाक दर्शन भी बोलते हैं, बारहस्पत्य दर्शन भी बोलते हैं, लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। इसके जो एक्सपाउंडर हैं वो है चारवाक, ठीक है। तो चारवाक वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ दिस फिलॉसफी, यस। दिस देखिए फिर, दिस फिलॉसफी इज नॉन मटेरियलिस्टिक इन नेचर, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये फिलॉसफी इंडिया में इकलौती फिलॉसफी है जो टोटली मटेरियलिस्टिक है। इनफैक्ट जो चारवाक है वो ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, यानी जब तक जियो, ठीक है, सुख से जियो, और अगर पैसे अपने पॉकेट में नहीं है तो कर्ज लो और फिर घी पियो, मतलब कर्ज लेकर के एंजॉय करो, ठीक है, विजय माल्या का जैसा। और भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी एक बार जब प्राण निकल गया तो पुनर्आगमनम कुतः, यानी दोबारा कहीं आना नहीं है, न स्वर्ग न नर्क न पुनर्जन्म, वहीं खत्म, ठीक है। तो इसलिए ये जो जीवन मिला है इसमें जितना एंजॉय करना है कर लो, ऐसा चारवाक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है दोस्तों। ये नॉन मटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि टोटली मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। तीसरा देखिए, इट शोड लैक ऑफ बिलीफ इन अदर वर्ल्ड्स, यस, अभी तो बताया ना मैंने कि ये दूसरे दुनिया में बिलीव ही नहीं करता है, क्योंकि एक बार मरने के बाद वहीं सब कुछ समाप्त है, ना स्वर्ग जाना है, ना नरक जाना है, ना पुनर्जन्म होना है। एंड डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल एजेंसी, बिल्कुल ये भगवान वगैरह की भी एजेंसी को नहीं मानता दोस्तों। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि भगवान वगैरह को मानेगा तो थोड़ी बोलेगा कि आप कर्ज लेकर के घी पियो, ठीक है, वो तो बोलेगा अच्छा अच्छा काम करो। तो यस, तो 12th का राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स रिफ्लेक्ट रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड एनंसिएट द साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जो वेद हैं उसको लिखा गया संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण में आपका ये रिचुअल्स की बात की गई है, अरण्यक में भी रिचुअल्स की बात की गई है, बट ये फॉरेस्ट में फॉलो करने वाले रिचुअल्स हैं, फॉरेस्ट रिचुअल्स। उपनिषद में फिलॉसफी की बात की गई है, ठीक है, और संहिता में मेनली मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये रिचुअलिस्टिक फार्मूला एंड साइंस ऑफ सेक्रीफाइस कहाँ पर है, तो ये आपका ब्राह्मण्स में है, यानी 13th का सी इज द राइट आंसर।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जैन रिलीजियस टेक्स्ट, तो जैन के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। तो पहला देखिए, अगम्स आर कंसीडर्ड सुप्रीम सैक्रेड टेक्स्ट बाय बोथ दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो दोस्तों जो अगम ग्रंथ है वो श्वेतांबरों का ग्रंथ है। अगम इज रिलेटेड टू श्वेतांबर, ये दिगंबरों से रिलेटेड नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। आपको पता होना चाहिए वैसे कि जो जैन रिलीजन है उसके दो सेक्ट हैं, मेनली दो सेक्ट हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर। दिगंबर का अर्थ ये है कि वो कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं पहनेंगे, ठीक है। और जो श्वेतांबर है वो लोग वाइट क्लैड, ठीक है। इसको दिगंबर को स्काई क्लैड बोलते हैं, श्वेतांबर को वाइट क्लैड बोलते हैं। तो श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिगंबर लोग कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। फिर दूसरा देखिए, द कंपाइलेशन ऑफ अगम्स वाज डन एट द वल्लभी काउंसिल ऑफ गुजरात, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए बुद्धिज्म और जैनिज्म के कितने कितने काउंसिल हुए हैं और कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ठीक है। जैसे कहाँ पर हुए हैं वो बताइएगा, किस राजा ने उसको पैट्रोनेज दिया वो बताइएगा, फिर उस काउंसिल के चेयरपर्सन कौन थे वो बताइएगा, और उस काउंसिल से कौन सा ग्रंथ निकल कर का है वो बताइएगा। बुद्धिज्म में भी जैनिज्म में भी कितने काउंसिल्स हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस राजा ने पैट्रोनेज दिया, उसको चेयरपर्सन कौन थे, और कौन सा ग्रंथ वहाँ से निकल करके आया, ठीक है। इसका शॉर्ट 1 से 2 पन्ने में इसका नोट्स आपको बना ही लेना चाहिए। तो खैर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, द जैन टेक्स्ट कंटेन वर्क्स ऑफ गुजराती एंड मराठी बट आर डिवाइड ऑफ कन्नड़ा, ये गलत है दोस्तों। कन्नड़ा में 3 जो कवि हैं, पंपा, पोन्ना, रन्ना, ये तीनों जो है वो एक तो कन्नड़ा लिखते हैं और वो जैन लिटरेचर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैन टेक्स्ट में कन्नड़ा लिटरेचर है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 and 2 ओनली, नहीं 1 भी नहीं है ना, 2 ओनली, सॉरी इनकरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 1 and 3 ओनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, कई बार गलती हो जाती है। एक क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियन लिटरेचर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट। तो इंडियन लिटरेचर के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग इज ए पार्ट ऑफ आनंद मठ, बिल्कुल वंदे मातरम को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, आनंद मठ लिखा गया है बंगाली में, और वंदे मातरम जो कि आनंद मठ का ही पार्ट है ये लिखा गया है संस्कृत में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों कि दिंगल एंड पिंगल आर एसोसिएटेड विद द तेलुगु लिटरेचर, ये गलत है। जो दिंगल एंड पिंगल है दोस्तों ये राजस्थानी लिटरेचर है। राजस्थानी में जो ढोला मारू संगीत है, ठीक है, ढोला मारू लिटरेचर है कह लीजिए, उससे एसोसिएटेड है। तो ढोला मारू राजस्थान, उसी से रिलेटेड है आपके दिंगल और पिंगल, ढोला मारू राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। तेलुगु लिटरेचर से रिलेटेड ये नहीं है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, सेंट ज्ञानेश्वर इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये ज्ञान होता है, JNAN, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि GYAN ज्ञान लिखना चाहिए, बट इसको JNAN पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर, एनीवेज। तो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ कीर्तन, ठीक है। तो यस, जो जितने भी भक्ति लिटरेचर भक्ति पोएट्स हैं दोस्तों, तो वो लोग कहीं ना कहीं कीर्तन को तो फैलाए ही हैं। तो उसमें सेंट छोड़िए, संत ज्ञानेश्वर भी जो हैं वो भी एक तरीके से भक्ति पोएट हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो वो भी अपने एरिया में कीर्तन को फैलाए हैं, यस फैलाए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, लेकिन तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली, यानी ऑप्शन बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन 16 देखते हैं। यहाँ इनकरेक्टली मैच्ड हम लोग को खोजना है, ठीक है। जैसे गीत गोविंद को किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 12th सेंचुरी का लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित्र दोस्तों लिखा है अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्व घोष ने, ना कि अमर सिन्हा ने। बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्व घोष ने। ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट है। देखिए, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है, ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
ये संस्कृत में लिखा गया है। और इसी के आगे ये बुद्ध चरित के आगे ही क्या कौन सा और टेक्स्ट लिखा गया है महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड? ललित विस्तार, ललित विस्तार। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर ही बताया था आपको, ललित विस्तार। ठीक है, और अमर सिन्हा दोस्तों, जो नाम हम लोगों ने काटा, अमर सिन्हा ने जो बुक लिखी है वो वोकेबुलरी की बुक लिखी है जिसका नाम है अमर कोश। अमर कोश, अमर कोश भी संस्कृत वोकेबुलरी के ऊपर बुक है। वोकेबुलरी क्या ही कहिए, उसको थिसॉरस कहिए। आई होप आपको पता होगा कि थिसॉरस और वोकेबुलरी में ये आपका क्या अंतर होता है। ठीक है, तो खैर, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका क्या इनकरेक्ट है। फिर तीसरा देखिए, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों ये आपका कालिदास से रिलेटेड है, कालिदास ने ही इसको लिखा है। देखिए शुंग डायनेस्टी जो थी ना, पुष्यमित्र शुंग ऐसे ऐसे करके, तो उसी तरह से ये अग्निमित्र शुंग था और उसकी पत्नी क्या प्रेमिका थी? मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की कहानी लिखी गई मालविका अग्निमित्र में, जिसको कालिदास ने लिखा है। तो यस, तीसरा करेक्ट है। फिर देखिए हर्ष चरित को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, हर्ष चरित को लिखा है दोस्तों बाण भट्ट ने। ठीक है, हर्ष चरित को किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया? 2 और 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बुक्स एंड ऑथर्स का नाम आपको जो है एकदम याद ही कर लेना है। फिर ये देखिए, जैसे किराता जो नियम किसने लिखे? भारवी ने। कुमार संभव जो लिखी है, कुमार संभव, ये क्या लिख दिया? कुमार संभव रघुवंश, अच्छा, कुमार संभव रघुवंश, मेघदूत और ऋतु संहार को कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय को भी कालिदास ने लिखी है। मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखी है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम को विशाखदत्त ने लिखी है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हम लोग को देखना है। तो पहला देखिए, चेती चंद, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एज द सिंधी न्यू ईयर इन द मंथ ऑफ चैत्र। तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। चेती चंद को दोस्तों चलियो शाही भी बोलते हैं, चलियो शाही भी बोलते हैं। देखिए ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, कि जो झूलेलाल इनके जो भगवान है ना, झूलेलाल सिंधियों के जो भगवान है झूलेलाल, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड एक कहानी है कि वहाँ का जो मुस्लिम रूलर रहता है वो वहाँ की सिंधी कम्युनिटी को 40 दिन का वार्निंग देता है कि 40 दिन के अंदर या तो तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है, और या फिर जो है ये जगह छोड़ करके चले जाओ, और नहीं तो 40वें दिन तुम लोगों को मार दिया जाएगा। तो ये सभी लोग जो है सिंधी कम्युनिटी ये झूलेलाल की खूब सारी 40 दिन तक प्रार्थना करते हैं दोस्तों, खूब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं उनको। तो वो इतनी बारिश होती है उस साल, इतनी बारिश होती है, ठीक है, कि वो आसपास का एरिया डूबने लगता है, और वो जो मतलब जो इस्लामिक जो भी रूलर रहता है वो वहाँ पर उनको अटैक करने का जो भावना है उसको त्याग देता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कहानी है। चलियो साहिब, चेती चंद, ठीक है, भगवान कौन है? झूलेलाल, ठीक है, और ये चैत्र मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए न्यू ईयर सिंधी कम्युनिटी। तो ये सब पूरा एज ए कीवर्ड अपने दिमाग में जमा लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, मास्क डांस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेमिस गोम्पा इन जैन फेस्टिवल। देखिए पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, मास्क डांस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेमिस गोम्पा इन जैन फेस्टिवल। दोस्तों जो हेमिस गोम्पा है, हेमिस गोम्पा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, हेमिस गोम्पा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। देखिए तिब्बतन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं उनका नाम है गुरु रिनपोचे, गुरु रिनपोचे। तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गुरु रिनपोचे, और इनका जो बर्थडे है उन्हीं को, उसी को मनाया जाता है हेमिस गोम्पा फेस्टिवल के रूप में, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल के रूप में। और क्या इसमें मास्क डांस होता है? तो यस, मास्क डांस होता है, लेकिन ये मास्क डांस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेमिस गोम्पा, जैन फेस्टिवल नहीं, अब बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तिब्बत बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गुरु रिनपोचे हैं, गुरु रिनपोचे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ऑल राइट, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुंभ मेला विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट। तो कुंभ मेला के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। तो अर्ध कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 6 years इन 4 cities ऑफ इंडिया। तो
अर्ध कुंभ है दोस्तों वो हर 6 साल में नहीं, जो हर 4 साल में मनाया जाता है या 3 साल में। देखिए मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। देखिए महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है और कुंभ टोटल 4 जगहों पर मनाया जाता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। इसमें से कि नासिक और उज्जैन में अगर कुंभ मनाया जाता है तो उसको सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं, सिंहस्थ। ठीक है, देखिए कितना इजी चीज़ आदमी भूल जाता है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि ये 6 ईयर्स में मनाया जाता है कि 4 ईयर्स की 3 ईयर्स। इसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो नासिक और उज्जैन में जो कुंभ मनाया जाता है उसको सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। नासिक में कुंभ मनाया जाता है गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, और जो उज्जैन में कुंभ मेला मनाया जाता है शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ द ओनली ट्रेडिशन एडेड टू यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ऐसा नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आपको पता है कि जो रामलीला है वो भी तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को का पार्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। चलिए आज एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। तीसरा इनकरेक्ट हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अच्छा इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आज इनकरेक्ट। तो दूसरा करेक्ट है, तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा फिर भी कि अर्ध कुंभ मेला कितने सालों में मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला स्टेटमेंट है वल्लम काली एंड ओनाका निकाल इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑब्जर्व्ड इन ओणम। तो आपको ये बताना है कि क्या ओणम का प्रोमिनेंट फीचर है ये वल्लम काली और ओणाका निकाल। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, सैरे गुल फरोसन इज ए फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द योग माया टेम्पल ऑफ दिल्ली। तो सैरे गुल फरोसन क्या योग माया टेम्पल दिल्ली से एसोसिएटेड फेस्टिवल है? आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आप राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन दोस्तों फिनिश हो जाता है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया उसको आंसर करिए। ठीक है, वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे एक और नए वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।